रेवती बहुत ही सुंदर और प्यारी नागिन थी और सब उसे नागलोक में उसके भोलेपन के लिए पसंद करते थे। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी था कि कोई भी उसको आसानी से पागल बना सकता था। ऐसे ही एक दिन जब रेवती अपने पति नाग आरव के साथ अपने कक्ष में उसकी बाहों में आराम कर रही थी, तभी वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ आरव, और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा लगता है हमारा जन्मों का बंधन है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम हमेशा मेरे दिल में विराजमान हो प्रिय। अच्छा, मेरे सर पर हाथ रखकर प्रण लो कि मेरी जगह किसी को नहीं दोगे। रेवती की बात सुनकर आरव उसके सर पर हाथ रखकर प्रण लेने ही वाला था कि तभी नाग आरव की सखी अमीशा अचानक वहाँ आती है और उसे देखकर रेवती गुस्से में कहती है, तुम द्वार पर दस्तक देकर नहीं आ सकती थी? ये हम दोनों का कक्ष है और हम दोनों विवाहित हैं। तुम्हारा नागपति मेरा दोस्त भी है। और अरे ये क्या आरव, कब तक अपने पत्नी की बाहों में पड़े रहोगे? चलो वन में टहलने, मुझे तुमसे बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप करना है। अभी ये विश्राम कर रहे हैं तो करने दो, तुम दोनों बाद में वन में टहलने चले जाना। माफ करना रेवती, मैं तुम्हारे नागपति को तुमसे चुरा कर ले जाऊंगी। मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है बाबा, चलो चलते हैं, कर लेना जो भी बात करनी हो वहाँ जाकर। इतना कहकर आरव बिना रेवती से कुछ पूछे जाने अमीशा के साथ नाग बन जाता है और रेवती खुद से कहती है, मुझसे बिना पूछे कुछ कहे बिना ही उनके साथ चले गए, जैसे मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूँ ना उनकी। आने दो, बात ही नहीं करूँगी उनसे। रेवती ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सखी निशा वहाँ आती है और आते ही समझ जाती है कि जरूर इस बार भी रेवती अमीशा की वजह से परेशान है और वो कहती है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है सखी कि तुम अपने पति की सखी की वजह से बहुत परेशान हो। हाँ हूँ तो, लेकिन तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? मैंने तो तुमसे कुछ साझा भी नहीं किया। अरे सखी, कैसी बातें कर रही हो? एक नागिन की उदासी का कारण उस नागिन की सौतन ही तो हो सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम मानो या ना मानो, मुझे शंका है कि अमीशा नागिन तुम्हारी सौतन बनने की फिराक में है। अभी भी वक्त है, बचा लो अपने पति को, क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा समय तो वो उसी के साथ बिताता है। देखो, मैं तो अपने नागपति भल्ला को अपनी मुट्ठी में रखती हूँ, मजाल है वो किसी को देख भी ले। आग में घी डालकर निशा नागिन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रेवती और आरव के रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। और एक दिन जब रेवती निद्रावस्था से जागती है तो देखती है कि आरव कक्ष में उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद वो जादुई गोले पर देखने पर पाती है आरव अमीशा के कक्ष में उससे बातें कर रहा है। ये देखकर वो कहती है, ये अमीशा तो सच में एक नागिन की सौतन बनना चाहती है। मेरी हाय लगेगी इसको। मन तो करता है अभी जाकर इसे डस लूं और अपना सारा जहर इसमें उतार दूं, पर मुझे डर है कि कहीं फिर मेरा नागपति मुझे ही ना डस ले। इतना कहकर रेवती आरव के आने का इंतजार करती है और जब आरव आता है तो वो उससे प्रश्न करती है, ये क्या बात है आरव, तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा टहल के आ जाऊं, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए बाहर तक गया था। ठीक है, हो सके तो इतनी रात को बाहर मत जाया करो, अब आराम करो। मैं जानती हूँ आरव, तुम मेरी सौतन से मिलने गए थे, लेकिन अपनी सहेली निशा की सलाह से पहले मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। इतना कहकर रेवती आरव के साथ चुपचाप जाकर सो जाती है और अगले दिन निशा के कक्ष में जाकर उसे सब बताती है, जिसके बाद निशा कहती है, देखा, अब तू ही बता कि आधी रात के पहर में तेरे नागपति का अपनी सखी के कक्ष में जाने का क्या मतलब? अब भी वक्त है, बचा ले अपने पति को और कुछ सीख मुझसे। तू ही बताना, क्या करूं मैं अपनी सौतन का? उसको रंगे हाथ पकड़ और फिर उसके आगे ये चुनाव रख दे कि तुझे चुने या उसे। कोई भी नाग अपनी नाग पत्नी को ही चुनेगा। निशा इतना कहकर जहर के बीज बोकर वहाँ से रेंग कर निकल जाती है और उसके बाद रेवती हर समय जादुई गोले पर अपने पति और अमीशा को देखा करती। ऐसे ही एक दिन जब रेवती जादुई गोले पर देखती है तो पाती है कि अमीशा अपने कक्ष से कुछ समय से बाहर नहीं आ रही है और आरव नाग भी हर बार उससे मिलने उसके कक्ष में ही जाता है। ये सब देखकर रेवती से रहा नहीं जाता और वो अमीशा के कक्ष में जाती है और उसको देखकर अमीशा कहती है, अरे रेवती, तुम यहाँ कैसे? चली जाओ यहाँ से, आरव यहाँ नहीं है।
और तुम मेरे कक्ष में बिना अनुमति के कैसे आ गई? अच्छा, नागलोक का नियम है क्या कि तुम मेरे कक्ष में जब मर्जी आ सकती हो और मुझे तुम्हारे कक्ष में आने से पहले अनुमति लेनी होगी? रेवती उससे बहस कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर अमीशा के बढ़े हुए पेट पर जाती है, जिसे देखकर वो अंदर से टूट जाती है और गुस्से से कहती है, जी तो करता है तुम्हें अभी डस लूं। तुम तो विवाहित भी नहीं हो, फिर ये बच्चा किसका है? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे नागपति के साथ ये सब करते हुए? और मेरी ही सौतन बनना था क्या तुम्हें? जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये पेट तुम्हारा जहर और दूध पी पी कर बड़ा है? तुम बिन ब्याही गर्भवती नहीं हो। अब समझ में आया कि आरव तुम्हारे कक्ष में रातों रात क्यों आया करता था। रेवती ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ आरव नाग आता है और रेवती को वहाँ देखकर कहता है, अरे रेवती, तुम यहाँ कैसे आई और क्या करने आई हो? बस तुम्हारे होने वाले बच्चे को देखने और अपनी सौतन से मिलने आ गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और तुम अमीशा, तुम्हें ज्ञात है ना कि नागलोक में बिन ब्याही माँ बनने पर कारावास की सजा होती है। बंद करो उसे सुनाना। जब तक सच्चाई पता ना हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। बोलने दो उसे आरव, वो सही बोल रही है। सजा भी मुझे मिलेगी कारावास की, क्योंकि गलती मेरी ही है। मैं ही बिन बिहाई माँ बनी हूँ। हाँ, और ये सजा मैं दिलवाऊंगी नागलोक के नागराज के पास तुम दोनों को ले जाकर। ले चलो, और इस बच्चे को मैं अपना नाम भी दूंगा और तुम्हारी सौतन भी बनाऊंगा, क्योंकि इस बच्चे के असली पिता ने इसको अपना नाम देने से मना कर दिया है। हाँ, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारी सखी निशा के नागपति भल्ला का बच्चा है। उसने छल से इसको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर इसका ये हाल किया, और फिर जब साथ देने की बारी आई तो धमका दिया कि उसके बिना विवाह गर्भवती वाली बात किसी को पता लगी तो उसे कारावास की सजा होगी। और यही बात बताने ये मुझे उस दिन नागवन लेकर गई थी, और तब से मैंने इसको बोला कि तू अपने कक्ष में छुप कर रहे, मैं तुझसे मिलने आया करूंगा। जब ये सच है तो तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताते? जैसे आरव मेरा साथ दे रहा है क्योंकि वो मेरा दोस्त है, तुम भी अपनी दोस्त निशा का साथ दे रही थी, और तुम दोनों के रिश्ते बिगड़ ना जाए इसी वजह से मैंने आरव को तुम्हें कुछ कहने को मना किया था। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अमीशा, माना मैं निशा की दोस्त हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक नागिन हूँ जो किसी और नागिन के साथ बुरा नहीं होने देगी। चलो नागराज के पास, हम सब इंसाफ मांगने जाएंगे, और अब निशा नागिन को तुम्हें अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही पड़ेगा। और अगर नागराज ने तुम्हें कारावास की सजा दी तो ये सजा हम सबको भी मिलेगी। रेवती की बात से प्रभावित होकर तीनों नागराज के पास जाकर उसे सब बताते हैं, और सब सच जानकर नागराज ये हुक्म देते हैं कि अमीशा ने जो किया वो पाप था, लेकिन निशा के नागपति ने उसके साथ प्रेम छल किया, जिसके बाद वो हुक्म देते हैं कि अमीशा निशा नागिन की सौतन बनकर रहेगी और निशा और भल्ला को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जिसके बाद रेवती आरव को गले लगाती है तो आरव कहता है, खैर, नागिन की सौतन तो अमीशा बन ही गई, तुम्हारी ना सही लेकिन निशा की।